कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, स्किप नहीं करिए, मैं इस गलत सलाह नहीं दूंगा। आप क्लासेस करेंगे, है ना। ऑप्शनल के नाम पे ऑप्शनल का कोई भी सेगमेंट, इनफैक्ट मुझे मालूम है पॉलिटी बहुत विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे आप, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फिर भी मैं कहूंगा जीएस की पॉलिटी की क्लास नहीं छोड़नी है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा वहां, और कोई बात नहीं है। आप चाहें, अगर लग रहा है कि नहीं यही, मैं यही कहूंगा कि कोई क्लास मत छोड़िए। क्यों? इससे क्या होता है कि हमारे अंदर लापरवाही घर करती है। मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा, है ना। हाँ, हकीकत ये है कि आईआर पॉलिटी सब इसमें समझ आएगी जो यहां पढ़ेंगे आप। फिर भी मैं कहूंगा कि ऑप्शनल का विद्यार्थी होने के नाते ऑप्शनल से संबंधित कंपोनेंट्स को लेकर आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, जीएस क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं, है ना। Yes, online students, very good morning and welcome to the session. Yes, चंदन, सुनील, सलाम, मुकेश, तुषार, स्वागत है आप सभी का। चंदन कह रहे हैं सर आपसे मिलना है, कैसे मिलेंगे? हम तो केजीएस में हमेशा मिल जाएंगे, दिल्ली सेंटर पे 11 से 1 कभी भी आ जाइए। श्वेता कह रही है सर हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, कृपया मुझ पर गलत आरोप न लगाएं। ये तौसीफ, कुशमेश, अभिषेक, रुपेश, रजनीश, रफीक, सबका स्वागत है। हाँ, तो हम लोग कल राष्ट्र राज्य संकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्र राज्य संकल्पना, और राष्ट्र राज्य संकल्पना या राष्ट्र राज्य अवधारणा के तहत हमने देखा कि कैसे राष्ट्र राज्य का स्वरूप निर्मित हुआ। सिटी स्टेट से हमने ट्रेंड को शुरू किया, वेस्टफिलिया की संधि होते हुए हम यूएन सिस्टम तक प्रवेश किए और यह जान पाए। अच्छा, गगन इलाहाबाद सेंटर पे मिले थे। बिल्कुल, आप लोगों से मुलाकात तो होती रहेगी, यू ऑल आर केजीएस स्टूडेंट्स, तो केजीएस के अलग अलग सेंटर पे आना जाना लगा रहता है ना। हाँ, दिल्ली सेंटर पे तो हमेशा उपलब्ध हूं। क्लास की टाइमिंग भी सबको मालूम है, 11 AM to 1 PM। धीरे धीरे सब इंप्रूव कर जाएगा अभिषेक, अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है, अभी आपने चलना शुरू किया है, समय के साथ आप दौड़ लगाने लगेंगे। अच्छा, शिवेंद्र कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत बनाम राजनीति विज्ञान वाला कंसेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता देता हूं। दिल्ली का सेंटर कहां है? मुखर्जी नगर। आप केजीएस के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रफीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक डाउट ले लेता हूं, पहली यूनिट से है, उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट में जहां तक कल चर्चा किए थे उसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे। अभी हम बात करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संप्रभुता की अवधारणा आखिर किस तरीके से बदल रही है, या फिर संप्रभुता के समक्ष क्या कुछ चुनौतियां हैं। अब जाहिर सी बात है, जब संप्रभुता के समक्ष चुनौतियों की बात की जाएगी तो भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेहा, अभी बहुत सारा वक्त आएगा जब आंसर्स पे बात होगी, अभी टॉपिक पे बने रहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे जब मैं प्रश्न का उत्तर लिख के बताऊंगा, समझा कर बताऊंगा। इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है ना। आज थर्सडे है ना, सैटरडे को हम रख लेंगे डाउट सेशन। उस डाउट सेशन में मैं आंसर राइटिंग पे भी थोड़ी बात कर लूंगा कि कैसे लिखें। हाँ, बट जो ऑनगोइंग लेक्चर्स हैं उसमें अगर इधर उधर में भटकेंगे
तो शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, लेकिन लास्ट में प्रेशर आ जाता है। क्योंकि एक बात बिल्कुल कंफर्म हो लीजिएगा कि 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स, छह महीने में सिलेबस पूरा होगा तो होगा। फिर आपके ऊपर बर्डन आएगा, जब 6-6 घंटे बैठाना शुरू करूंगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शनल की क्लास में कई बार ऐसा होता है कि सुबह 11 बजे बैठे, शाम 8 बजे फ्री हुए, 3-3 घंटे पे 10-10 मिनट का ब्रेक। हाँ, कोई नहीं रोहित, एक बार मैं समराइज कर दूंगा। पहली यूनिट से किसी बच्चे का क्वेश्चन है, जरा उसे देख लेते हैं, है ना। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत बनाम राजनीति विज्ञान, है ना, इनके रिलेशनशिप पे आधारित ये क्वेश्चन है, इनके संबंध पे आधारित। ठीक है रानी, कासिम, सलाम। अब आप सबको मालूम है कि राजनीति विज्ञान को यानी पॉलिटिकल साइंस को दो रूपों में लिया जाता है। दो रूपों में, एक सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी, अध्ययन के विषय के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में, और दूसरा, हाँ, अध्ययन शैली के रूप में। तो जरा सोचें, जब हम इसे अध्ययन के विषय के रूप में लेंगे तो आपको नहीं लगता कि इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स, उन्हीं में से एक कंपोनेंट राजनीतिक सिद्धांत होगा। हम लोग बात किए थे ना इस मुद्दे पर, बात क्या किए थे, यही कि राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है ना। अनुशासन का मतलब होता है कि राजनीति विज्ञान के जो अवयव हैं, इस विषय को पढ़ते समय उन्हीं अवयवों तक अपने आप को सीमित रखें, तो ही माना जाएगा कि आप इस विषय को डिसिप्लिन के रूप में ले रहे हैं, है ना। देखिए, सुनील करें कि सर मैं इस क्वेश्चन को समझा पाने में समर्थ हूं। बिल्कुल, बट मान लीजिए किसी को ठीक से समझ में नहीं आया है और उन्होंने डाउट के रूप में पूछा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि समझाऊं। जो लोग समझ गए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो अध्ययन के विषय के रूप में या विषय क्षेत्र के रूप में, यह विषय बहुत व्यापक है भाई। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, राजनीतिक चिंतन, इसके अंदर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अंदर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, इसके अंदर आप आईआर पढ़ते हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, एक विषय वस्तु के रूप में, एक विषय क्षेत्र के रूप में जब राजनीति विज्ञान को आप कंसीडर करेंगे, तो आप ही बताइए, राजनीतिक सिद्धांत इसका एक हिस्सा बन गया कि नहीं। तो जब राजनीति विज्ञान को अध्ययन के विषय के रूप में मानते हुए राजनीतिक सिद्धांत के साथ तुलना की जाएगी, तो क्या समीकरण बनेगा, समीकरण कुछ इस तरह का बनेगा। ये बड़ा वाला गोला किससे संबंधित होगा, राजनीति विज्ञान, और ये छोटा वाला गोला राजनीतिक सिद्धांत। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप का पहला आयाम ये है ना, पहला आयाम ये है। ठीक है, 2025 यूपीएससी सीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन प्लीज। अब इसमें तो आपको बताऊं
मेंस के पहले तक जितने टॉपिक हुए रहेंगे आपके क्लास में, तय मानिए उन टॉपिक से पूछे जाने वाले सवालों में मैं गारंटी देता हूं आपको कहीं असहजता नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर मैं 2025 की मेंस एग्जाम को टारगेट करके फाउंडेशन बैच में पढ़ाने लगूं तो अधिकांश लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। इसलिए आराम आराम से पढ़िए, इसको डाइल्यूट मत करिए। ये बैच ही 2026 के लिए है ना। दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस पूरा करके आपको सौंप दूंगा। आपके पास फिर भी 5-6 महीने का समय रहेगा प्री के पहले। तो मैंने प्रीलिम्स के 5 से 6 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये क्लास डाउनलोड नहीं हो सकती क्या? कोई आइडिया नहीं है, ये सब टेक्निकल टीम का मैटर है। चलिए, दूसरी बात, अगर राजनीतिक सिद्धांत की तुलना राजनीति विज्ञान से की जाए और उस दौरान राजनीति विज्ञान को अध्ययन शैली के तौर पे कंसीडर किया जाए, है ना, अध्ययन शैली के रूप में कंसीडर किया जाए, तो यहां पर बताइए राजनीति विज्ञान की अध्ययन शैली क्या है? आगमनात्मक, है ना, आगमनात्मक अध्ययन शैली है, इंडक्टिव स्टडी मेथोडोलॉजी है। ठीक है पार्थ? अच्छा, आपने 3 बार मैसेज कर दिया कि 30 वर्षीय युद्ध समझा दीजिए, किसके बीच हुआ था? कल समझाया था, आप ध्यान नहीं दिए थे। 2 धार्मिक समूहों के बीच, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच हुआ था, है ना। वो कह सकते हैं कि धार्मिक आधार पे वो धार्मिक राष्ट्रवाद की लड़ाई थी, धार्मिक राष्ट्रवाद के वर्चस्व की लड़ाई थी। अभी जो समझा रहा हूं इस पे फोकस करिए। अध्ययन शैली के रूप में आगमनात्मक अध्ययन शैली, और जब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन शैली की बात होती है तो भाई राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों होता है ना, तथ्य और मूल्य। बताइए, तथ्य का संबंध वैज्ञानिक से है तो इसे पढ़ने के लिए कौन सी अध्ययन शैली अपनाई जाएगी? आगमनात्मक। मूल्य का संबंध दर्शन से है, इसे समझने के लिए कौन सी अध्ययन शैली अपनाएंगे? निगमनात्मक। तो बताइए, अध्ययन शैली के अनुसार देखा जाए कि इन दोनों में किसका दायरा व्यापक है, किसका दायरा व्यापक है, तो क्या मानेंगे आप? राजनीतिक सिद्धांत का या राजनीति विज्ञान का? राजनीतिक सिद्धांत का, है ना, क्योंकि इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही अध्ययन शैलियों का प्रयोग होगा, जबकि राजनीति विज्ञान में आगमनात्मक। तो अध्ययन शैली के रूप में जब राजनीति विज्ञान को हम कंसीडर करेंगे तो इस तरह का समीकरण बनेगा। पॉलिटिकल थ्योरी बड़ी अवधारणा बन जाएगी और पॉलिटिकल साइंस छोटी अवधारणा। यही तो है संबंध, यही बताया था। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने ऑनगोइंग टॉपिक पे। हम लोग बेसिकली राष्ट्र राज्य संकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे और जो लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट था कल की क्लास में वो यही था कि भाई वर्तमान में यूरोप के अंदर, मतलब राष्ट्र राज्य अवधारणा का जो विकास हुआ वो बेसिकली यूरोप में हुआ, पश्चिमी यूरोप में। यूरोप में ही प्राचीन काल में व्याप्त नगर राज्य अवधारणा का परिमार्जित रूप माना जाता है राष्ट्र राज्य अवधारणा को। राष्ट्र राज्य अवधारणा के तहत, है ना, संवैधानिक, अब केवल अभी लेक्चर पे फोकस करिए आप लोग, मैं बीच में मौका दूंगा पूछने का, क्योंकि ऐसे बीच बीच में आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी टूटती है ना। संवैधानिक योजना के सापेक्ष समझाइए, शायद आपने उस क्वेश्चन की बात की है राजनीतिक और व्यक्तिगत के संबंध में, है ना। हाँ, उस लेक्चर में बहुत विस्तार से समझाया था, और चूंकि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर उपलब्ध है तो कभी भी अगर इस तरह की दुविधा आए किसी टॉपिक में कि एक बार फिर से समझने की जरूरत है तो दोबारा से लेक्चर प्ले कर लीजिए, इसका रचनात्मक लाभ उठाइए। ठीक है, तो हमने ये बात किया कि भाई पश्चिम यूरोप में वेस्टफिलिया की संधि के बाद राष्ट्रों को ही राज्य का रूप धारण करने का अवसर मिलने लगा, राष्ट्र ही राज्य बनने लगे, है ना, राष्ट्र ही राज्य बनने लगे। अब जब 1945 में यूएन सिस्टम डेवलप हुआ, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, तो उसके माध्यम से व्यवहारिक रूप से यह तय हो गया कि राष्ट्र का राज्य में तब्दील होने की ठोस प्रक्रिया क्या है।
भाई अब तक तो यही मान्यता थी कि राष्ट्र के साथ जब संप्रभुता जुड़ जाएगी तो वो कौन सा रूप धारण कर लेगा, राज्य का रूप धारण कर लेगा। लेकिन संप्रभुता किस रूप में मिलेगी, मतलब उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार्यता किस रूप में मिलेगी। यूएन सिस्टम के पहले यह मान लिया जाता था कि दुनिया के अंदर तमाम अलग अलग देश, अधिकांश देश अगर अपनी स्वीकार्यता जमा दिए या अपनी स्वीकार्यता दर्शा दिए कि हाँ भाई हम आपको देश के रूप में मानने को तैयार हैं, तो मान लिया जा रहा था कि यह देश बन गया, इसके पास संप्रभुता आ गई और धीरे धीरे उसकी संप्रभुता का दायरा व्यापक हो जाता था। मिला जुला के कंफ्यूजन की स्थिति थी। लेकिन 1945 ऑनवर्ड्स जब यूएन सिस्टम डेवलप हुआ तो यह तय हो गया कि किसी राष्ट्र का राज्य के रूप में तब्दील होना किस तरीके से परिलक्षित होता है। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत अगर संबंधित देश को यूएन का हिस्सा मानने को तैयार है तो माना जाएगा कि हां अब संप्रभुता के मार्ग में वो देश उन्मुख है, अग्रसर है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 सदस्यों की सहमति ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ एक प्रावधान और है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, उन सदस्यों में से कोई भी अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग न करे। तो इस प्रकार यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता आपको मिल जाती है। और वर्तमान विश्व में जिन देशों को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता हासिल है उन्हीं को हम संप्रभु राष्ट्र राज्य मानते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ, हाँ बिल्कुल कासिम, आगे ही चल रहे हैं हम लोग। कल वाला बस रिवाइज करवा रहा था आपको। तो देखिए, राष्ट्र का राज्य के रूप में तब्दील होना, इसको तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान में जो देशों की संप्रभुता है, संप्रभुता, उसके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, या कह लीजिए संप्रभुता का बदलता स्वरूप, संप्रभुता का बदलता स्वरूप अथवा संप्रभुता के समक्ष चुनौतियां। वर्तमान विश्व में संप्रभुता का बदलता स्वरूप अथवा राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के मार्ग में चुनौतियां। संप्रभुता के मार्ग में चुनौतियां। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ रेफरेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। कुछ रेफरेंसेस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप सबको मालूम है कि दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों पर घोषणा पत्र जारी किया गया कि नहीं? ठीक। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र जारी हुआ। अब इससे क्या हुआ कि दुनिया भर की राजनीतिक प्रणालियों के लिए मानवाधिकार एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा।
एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा। ये बोर्ड वर्क आप फॉलो करते चलेंगे। अब देखिए, जब दुनिया भर की राजनीतिक प्रणालियों के लिए मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक प्रणालियां यानी देशों की सरकारें मानवाधिकार के मसले को गंभीरता से लेगी कि नहीं। वो कोशिश करेगी कि भाई हम अपने यहां मानवाधिकार को क्या करें, सुरक्षा प्रदान करें। और इसी के लिए यानी मानवाधिकारों के रक्षार्थ विधि के शासन की संकल्पना का तीव्र गति से प्रसार हुआ। विधि के शासन की संकल्पना का तीव्र गति से प्रसार हुआ। ध्यान रहे, विधि के शासन की संकल्पना उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव है। जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस देश में लिबरल डेमोक्रेसी नहीं होगी, है ना। तो विधि के शासन की संकल्पना ने उदार लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और देखते ही देखते उदार लोकतंत्र या उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली बनकर उभरी। देखते ही देखते उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली बनकर उभरी। देखते ही देखते उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली बनकर उभरी। आज हम कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी है, तो क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक में भी कौन सी लोकतांत्रिक, उदार या मार्क्सवादी, उदारवादी। ठीक है। हां, अब देखो जी, एक तो परिघटना यह हुई 20वीं सदी के मध्य में। अब आपको ले चलता हूं मैं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। 20वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब 1991 ये ईयर बड़ा ही ऐतिहासिक है। 1991 में क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया। समझ रहे मेरी बात, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो समाजवादी विचारधारा है या समाजवादी आर्थिक प्रतिमान, आप कह लीजिए समाजवादी आर्थिक प्रतिमान, प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रतिमान यानी मॉडल धराशायी हो गया। आपको बताऊं 1945 से लेकर 1991 तक, मीन्स टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, है ना। 1945 से लेकर 1991 तक का जो दौर था वो दुनिया के अंदर वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई के नाम से पहचाना गया, जाना गया, है ना। वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई। अब जाहिर सी बात है ये वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई किन विचारधाराओं के बीच चल रही थी, तो ये वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच चल रही थी, पूंजीवाद तथा समाजवाद। अच्छा, इस वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई में पूंजीवादी विचारधारा का झंडा बरदार कौन था, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और समाजवादी विचारधारा का झंडा बरदार मतलब झंडा ढोने वाला, नेतृत्व करने वाला, सोवियत संघ, है ना। अब सोवियत संघ नहीं रहा, 1991 में विघटित हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं,
भूतपूर्व सोवियत संघ, है ना। अब यूएसए के खेमे में उन्नत पूंजीवादी देश है, ठीक है। अब इसे लेक्चर पे फोकस करो यार, तुम अनाप शनाप इधर उधर की बातें लिखते रहते हो। अभी क्या बात हो रही है, तुम फ्रांसिस फुकुयामा की बात कर रहे हो। इससे अनुशासनहीनता दिखती है, ये दर्शाता है कि आप लेक्चर के साथ नहीं चल रहे हैं, समझने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे से अगर ये ऐसा कमेंट आया तो इनको सस्पेंड कर दीजिएगा, इनका कमेंट दिखे नहीं, क्योंकि इससे ध्यान खींचता है ना। अब यहां मैं इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और लिखने में लगे हुए हैं। तो 1945 से लेकर 91 तक वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी दो विचारधाराओं के बीच। कौन कौन सी विचारधारा? पूंजीवाद और समाजवाद। ये बेसिकली आर्थिक मॉडल हुआ करते थे। पूंजीवाद आर्थिक मॉडल है, इसकी जो विचारधारा है वो बेसिकली उदारवाद है। समाजवाद आर्थिक मॉडल भी है और विचारधारा भी है। समाजवादी विचारधारा की बुनियाद पर जिस आर्थिक मॉडल का सृजन होता है उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी आर्थिक मॉडल। और उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर जिस आर्थिक मॉडल का सृजन होता है उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद मैं यहां लिख देता हूं। उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर जिस आर्थिक प्रतिमान का, प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं, हिंदी में प्रतिमान लिखते हैं, चाहे तो मॉडल भी लिख सकते हैं। तो उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर जिस आर्थिक प्रतिमान का सृजन होता है उसे पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान कहते हैं, है ना। उसे पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी विचारधारा की बुनियाद पर जिस आर्थिक मॉडल का सृजन होता है ना, जिस आर्थिक प्रतिमान का सृजन होता है उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी आर्थिक प्रतिमान कहते हैं ना। उसे समाजवादी आर्थिक प्रतिमान कहते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे लिख दिया। चलो अब देखो जी, तो दुनिया के दो खेमों के बीच वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। वैचारिक वर्चस्व, आप कह सकते हैं आर्थिक प्रतिमानों को लेकर लड़ाई, क्योंकि दोनों आर्थिक प्रतिमान दो विचारधाराओं की बुनियाद पे निर्मित हो रहे थे, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद का नेतृत्वकर्ता कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। समाजवाद का नेतृत्वकर्ता भूतपूर्व सोवियत संघ। और भूतपूर्व सोवियत संघ का साथ देने वाले देश कौन थे? पूर्वी यूरोप के देश और एशियाई देश, जिसको बोला गया यूरेशिया, यूरेशियाई देश। अच्छा, इसको साथ कौन दे रहे थे यूएसए को? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज, यानी पश्चिमी यूरोपीय देश तथा उत्तरी अमेरिकी देश। अब इन्हीं दो खेमों के बीच वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई को क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध। समझ रहे हैं मेरी बात? शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था।
1991 आते आते क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद अब जरा बताइए, पूंजीवाद का जो प्रतिद्वंदी आर्थिक मॉडल था या उदारवाद की जो प्रतिद्वंदी विचारधारा थी समाजवाद, ये धाराशायी हो गई कि नहीं? धाराशायी हो गई। अब बताइए दुनिया के सामने क्या रह गया? केवल एक विकल्प रह गया, किसका? उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर निर्मित पूंजीवादी आर्थिक ढांचा, यही रह गया। अब इस पूंजीवाद को पश्चिम के उन्नत औद्योगिक देशों ने वैश्विक आर्थिक संस्थाएं जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ एटसेट्रा, यानी पश्चिम के देशों ने इन वैश्विक आर्थिक संस्थाओं को एक काम सौंप दिया। कौन सा काम था? वो काम था कि भैया तुम्हें पूरी दुनिया में पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान को प्रसारित करना है। पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान को प्रसारित करना है, क्योंकि समाजवाद तो धराशायी हो गया। अब क्या बचा? पूंजीवाद। एक ही विकल्प रह गया, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ कैपिटलिज्म। तो पश्चिम के उन्नत औद्योगिक समाजों ने, यानी अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को काम सौंप दिया। कौन सा काम? उनकी विचारधारा को प्रसारित करने का। उदारवाद को प्रसारित करो, पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को फैलाओ। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए 3 नुस्खे अपनाए। 3 नुस्खे समझ रहे हैं? टेक्निक्स। वो कौन कौन से? उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण। इन इंस्टीट्यूशंस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन का सहारा लेते हुए पूरी दुनिया में पूंजीवाद को प्रसारित करने का बेड़ा उठा लिया। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए आगे इसको विस्तार से आपको पढ़ना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अभी संक्षेप में बता दूं, उदारीकरण का मतलब यह हुआ कि दुनिया के देश अपनी आर्थिक नीतियों को उदार बनाएं। समझ रहे मेरी बात? दुनिया के देश अपनी आर्थिक नीतियों को उदार बनाए। निजीकरण का मतलब यह हुआ कि आर्थिक परिक्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को खारिज किया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स के हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य के द्वारा न किया जाए, अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार के द्वारा किया जाए। और बाजार अपनी गतिविधियों को अंजाम 2 अदृश्य शक्तियों के माध्यम से देती है। एक का नाम है मांग, दूसरे का नाम है आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की कोशिश की गई निजीकरण के माध्यम से कि व्यापार व्यवसाय करना राज्य का काम नहीं है। व्यापार व्यवसाय का काम कौन करेगा? बाजार करेगी, बाजार। और भूमंडलीकरण के माध्यम से यह लक्षित किया गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, दुनिया की बाजारों को एक दूसरे से एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इन्हीं 3 पैमानों के आधार पे, इन्हीं 3 मानकों के आधार पे वैश्विक आर्थिक संस्थाओं ने पूरी दुनिया में पूंजीवाद को प्रसारित करने का बेड़ा उठा लिया, प्रसारित करने का जिम्मा उठा लिया, है ना? तो एक एक लाइन में बस इसके बारे में लिख लेंगे। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? देश अपनी आर्थिक नीतियों को सुनम्य बनाएंगे। समझ रहे मेरी बात? जटिल नहीं बनाएंगे, सुनम्य बनाएंगे। उदारीकरण।
निजीकरण का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य नहीं अपितु बाजार करेगी, यानी बाजार के माध्यम से अर्थव्यवस्था का संचालन होगा। प्लस भूमंडलीकरण का मतलब हुआ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाएगा, एकीकरण। और इस प्रकार उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण को अपनाते हुए मुक्त व्यापार, खुली बाजार व्यवस्था इत्यादि को अपनाया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब 45 के आसपास के ही हैं सब। इसने तो ये अपने उस रूप में नहीं था ना, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूटीओ को ही ले लीजिए, तो डब्ल्यूटीओ पहले किस नाम से जाना जाता था? डब्ल्यूटीओ अपने मूल अस्तित्व में 47-48 में ही आ गया था, वास्तविक अस्तित्व तो 90 के दशक में धारण किया। इन सबकी बुनियाद ब्रेटन वुड सिस्टम में है। ब्रेटन वुड सिस्टम 1945 में ही डेवलप हो गया था, और ब्रेटन वुड सिस्टम ने ही यह डिफाइन किया था कि विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन किन आधारों पर किया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? किन आधारों पर किया जाएगा? वो आधार क्या था? पूंजीवादी आधार था। लेकिन तब पूंजीवाद को टक्कर मिल रही थी, किससे? समाजवाद को। और ये टकराव का दौर 1991 तक चलता रहा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब एक तरफा तौर पे पूंजीवाद को प्रसारित किया जाने लगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये सारी संस्थाएं, चाहे डब्ल्यूटीओ कह लीजिए, आईएमएफ कह लीजिए, वर्ल्ड बैंक कह लीजिए, ये ब्रेटन वुड सिस्टम का नतीजा है। समझ रहे मेरी बात? 1947-48 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया था, जिसको गैट कहते हैं। गैट का ही परिमार्जित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है। सुदम में, मतलब सुदम में नहीं है ऋषि, सुनम में रानी। हाँ, रानी लिख रही है गैट, बिल्कुल। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती रूप क्या था? गैट था। अच्छा, गैट के ही अगेंस्ट समाजवादी खेमे ने सीएमईए की स्थापना की थी। सीएमईए ये बेसिकली समाजवादी देशों के अंदर आर्थिक रूप से म्यूचुअल असिस्टेंस को बढ़ावा देने की व्यवस्था थी। समझ रहे मेरी बात? तो देखो जी, पूंजीवादी देशों ने या कह सकते हैं कि इन संस्थाओं ने पूंजीवाद को दुनिया में प्रसारित करने के उद्देश्य से एलपीजी का सहारा लिया, उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण का सहारा लिया। और इनके माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि दुनिया के अंदर फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार, खुली बाजार व्यवस्था इत्यादि को अपनाया जाए। अब इससे क्या होगा? मुक्त व्यापार और खुली बाजार व्यवस्था अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है सभी की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। इसे कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी। ओपन डोर पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की खुले दरवाजे की नीति। और जब अर्थव्यवस्था के खुले दरवाजे की नीति का आप अनुसरण करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से एकीकृत होंगी। दुनिया के देशों के मध्य तीव्र गति से आर्थिक व्यवहार बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंटरैक्शन बढ़ेगा। और जब इकोनॉमिक इंटरैक्शन बढ़ेगा तो कल्चरल इंटरैक्शन भी बढ़ेगा। जब कल्चरल इंटरैक्शन बढ़ेगा
तो देशों की चुनौतियों का भी एकीकरण होगा। समझ रहे मेरी बात? तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एलपीजी को बढ़ावा मिलने लगा, वैसे वैसे दुनिया के देशों का आपस में क्या होने लगा? आर्थिक एकीकरण होने लगा। दुनिया के देशों का आपस में एकीकरण होने लगा। एकीकरण होने लगा। अब एकीकरण बोले तो एकीकरण में अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, संस्कृतियों का एकीकरण, दुनिया के देशों की चुनौतियों का एकीकरण, आप यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्राम का रूप लेने लगी। वैश्विक ग्राम, ग्लोबल विलेज। दुनिया वैश्विक ग्राम का रूप धारण करने लगी। गांव क्यों मैंने बोला? क्योंकि गांव के लोगों में आपस में घनिष्ठता अधिक होती है, कुछ भी छुपता नहीं है, हर कोई एक दूसरे के बारे में जान जाता है। यानी गांव अपने सौहार्द के लिए पहचाना जाता है, अपनी एकता के लिए पहचाना जाता है, अपने मिलनसार प्रवृत्ति के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, अब देखो एलपीजी, जिसके लिए मैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण लिखा था। उदारीकरण को अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन कहते हैं, निजीकरण को अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और भूमंडलीकरण को ग्लोबलाइजेशन, राजन, उसी को संक्षेप में एलपीजी लिखा हूं, है ना। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण में जैसे तीव्रता आई, तीव्रता का परिणाम क्या हुआ? देशों के अंदर ओपन डोर इकोनॉमिक पॉलिसी चलन में आई, यानी आर्थिक नीतियों में खुलापन, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की खुले दरवाजे की नीति का अनुसरण होने लगा। नतीजा यह हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में एकीकृत हुई। जब अर्थव्यवस्थाएं आपस में एकीकृत होंगी तो जाहिर सी बात है संस्कृतियां भी एकीकृत होगी। मान लीजिए एक व्यवसायी के तौर पे आप किसी देश में व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो बताइए उस देश के कल्चरल एस्पेक्ट से आप परिचित होंगे कि नहीं होंगे? उसकी संस्कृति को जानेंगे, आपकी संस्कृति को वो लोग जानेंगे, तो संस्कृतियों का भी एकीकरण होगा। प्लस अगर मान लीजिए उस देश में, जिस देश में आपका व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा है, अगर वहां कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो क्या उस घटना से आप प्रभावित नहीं होंगे? होंगे, होंगे। यानी उस देश की चुनौतियां आपकी चुनौतियां भी बन जाएंगी। चुनौतियों का एकीकरण, फिर चुनौतियों के समाधान के जो तौर तरीके होंगे, आपको नहीं लगता कि उन तौर तरीकों में भी एकीकरण आएगा, यूनिफिकेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा? तो ये जो एलपीजी का दौर रहा, खास करके भूमंडलीकरण के माध्यम से दुनिया का एकीकरण हो गया। मानो दुनिया एक वैश्विक गांव का रूप धारण कर ली, दुनिया एक ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर ली, जहां किसी से कुछ छुपा नहीं है, हर कोई हर किसी के मामले में हस्तक्षेप कर देता है। गांव वगैरह में ऐसे ही होता है। गांव में तो जबरदस्ती लोग आपके मामले में हस्तक्षेप कर देते हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भी आपसे पूछेंगे और क्या चल रहा है। मेन गेट बंद है तो दीवार के सामने ऐसे सर उठा के बोलेंगे और सब ठीक है। इसलिए नाम दिया गया वैश्विक ग्राम। अब जरा सोचिए, अब इससे आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के अंदर, मान लीजिए आप एक देश हैं, ये कोई देश है, ये पूरी दुनिया है, अब दुनिया का एकीकरण हो गया है, तो बताइए इस देश का नागरिक होने के नाते क्या आपको केवल देश से, अपने देश से जुड़ी हुई चिंताएं ही सताएंगी? नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी आप यूनाइटेड हो चुके हैं, तो दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई चैलेंज क्रिएट होता है, तो उस चैलेंज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि अब जो नागरिक है, ये राष्ट्रीय नागरिक से आगे बढ़ते हुए किसमें तब्दील हो गया? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक। यानी
आप जो पहले राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा का अनुपालन कर रहे थे, अब आपकी नागरिकता किसमें तब्दील हो जाएगी? वैश्विक नागरिकता। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनरी। ग्लोबल सिटीजनरी। कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनरी यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा का विकास। पहली बात। दूसरी बात, लोगों में पहले की तुलना में अब अधिक चेतना आ गई। समझ रहे मेरी बात? लोगों के अंदर जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ा। साथ में मानवाधिकारों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी। मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ी। और ये दोनों फैक्टर्स संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा को चुनौती देने लगे। देखिए, संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा का संबंध, अभिषेक, संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा का संबंध भौगोलिक संप्रभुता से है। किससे है? भौगोलिक। यानी अलग अलग देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात? एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी किसी की भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो भौगोलिक संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा को चुनौती देने लगे। संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा क्या है? भौगोलिक संप्रभुता। संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा भौगोलिक संप्रभुता है। भौगोलिक संप्रभुता। अब देखो, सिंपल सी बात, क्या पोस्ट 90s यानी 1991 ऑनवर्ड्स संप्रभुता की ये परंपरागत अवधारणा अक्षुण्ण रह पाई? नहीं रह पाई। क्योंकि तब तक दुनिया के देशों का आपस में एकीकरण होने लगा था तेजी से, और एकीकरण के दौर में चुनौतियों का भी एकीकरण होने लगा था। दुनिया के देशों की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी एकीकरण होने लगा था। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये कोई देश है, इस देश के अंदर मान लीजिए दो ग्रुप है, अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक तथा गैर अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी। अब जरा सोचें, सपोज इन दोनों के बीच दंगा हो जाता है, राइट्स, यहां पर सरकार बैठी है, तो भाई दंगा हुआ अगर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी के बीच में, तो जरा सोचिए नैसर्गिक रूप से यहां सफरर की भूमिका में कौन होगा? जो संख्या में कम होगा, सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक। अब ये अल्पसंख्यक किससे गुहार लगाएगा? सरकार से। सरकार के पास क्या विकल्प है? सरकार के पास कई सारे विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि सरकार सीधे सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करे और दंगे को रुकवाए। दंगा रुकवाएगी तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिल जाएगी। पहली बात तो यह हो गई। और क्या होगा? हो सकता है दंगे फसाद से सरकार को लाभ मिल रहा हो,
तो सरकार खुद ही आग में घी डाल रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। खुद ही दंगे का समर्थन कर रही हो। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि माना कि सरकार दंगे को रोक पाने में अक्षम हो, दंगे को रोक पाने में अक्षम हो, कैपेबल ही ना हो, यही विकल्प हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सरकार ने पहले विकल्प का सहारा लिया, दंगे को रोक दिया, तब तो समस्या यही रफा दफा। माना कि पहले विकल्प का सहारा नहीं लिया, है ना, तो इसके पास कौन से विकल्प रह गए? यही दो विकल्प, या तो ये खुद ही कल्प्रिट है या फिर अक्षम है। अब इन दोनों ही मामलों में बताइए, क्या अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन होते रहने दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी घटित हो रहा है दुनिया की नजरों से परे नहीं है, इस पर दुनिया की नजर है। क्यों? क्योंकि हम किस दौर में जी रहे हैं? एकीकरण के दौर में जी रहे हैं, भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं, है ना। तो अब वैसे में यहां है आपकी वैश्विक बिरादरी, वैश्विक बिरादरी। अब वैश्विक बिरादरी के पास बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। क्या धर्म संकट की स्थिति? इस सरकार को क्या बोले? अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे यहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तुम्हारे यहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है, अगर तुम स्वयं के स्तर पे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो, तो बताओ हम तुम्हें मदद करें? पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम खुद ही दंगा भड़का रहे हो तो फिर हमें तुमसे निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने मानवाधिकार का हनन नहीं देख पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों पर घोषणा के बाद भाई 30-40 वर्षों के बाद आपको नहीं लगता कि इसको लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाएगी? बढ़ी भी। अब बिल्कुल बोर्ड वर्क तो मैं जो भी करूं निधि, उसको अपनी नोटबुक में फॉलो करते चलिए, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसका डिक्टेशन नहीं दूंगा मैं। अब जैसे यही समझा रहा हूं, अभी आपके टॉपिक में एक्सप्रेस नहीं किया गया है सिलेबस में, ये तो बस इसलिए बता रहा हूं ताकि इस पे आधारित अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको हल करने में आपको असुविधा ना हो, है ना। तो बोर्ड वर्क को फॉलो करते चलिए। तो वैश्विक बिरादरी के सामने क्या विकल्प रह जाता है? या तो इस देश की सरकार से पूछताछ की जाए, अगर पूछताछ करेंगे तो ये सरकार क्या कहेगी आपसे? आप कौन होते हैं मेरे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने वाले? ये मेरी भौगोलिक संप्रभुता है। समझ रहे मेरी बात? यही संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा है। ये क्या कहेगा कि आप मेरे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मेरी संप्रभुता का अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे भौगोलिक परिक्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है, यह देश कहेगा। अब इसकी बात मान ली जाए अगर वैश्विक बिरादरी के द्वारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि फिर मानवाधिकार का हनन होने दिया जाए। लेकिन मानवाधिकार आधुनिक दौर में बेहद महत्वपूर्ण संकल्पना है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अभी उस निष्कर्ष पे आ जाएंगे रोहित हम लोग, अभी ध्यान से समझिए। अब बताइए, आपको नहीं लगता कि आज के दौर में एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है कि संप्रभुता बड़ी अवधारणा है या मानवाधिकार? बताइए। मानवाधिकार, आधुनिक दौर में मानवाधिकार बड़ी संकल्पना बन चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि संप्रभुता का जो परंपरागत स्वरूप है उसको चुनौतियां मिलने लगी कि नहीं? पहली चुनौती किससे मिल रही है? मानवाधिकार, मानवाधिकार से। यह बात समझ में आई? हाँ। दूसरी चुनौती, आगे बढ़ूं, अगर इसको लिख लिए हो तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
देखिए अभी सेकेंड यूनिट में हम लोग एंट्री नहीं किए हैं, सेकेंड यूनिट की पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं, फिर बात करेंगे हम लोग उदारवाद, बहुलवाद, एकलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, सब। गुड, आगे बढ़ो, लिख लिए, ठीक है। अब देखिए वर्तमान विश्व में भू राजनीति का स्थान किसने ले लिया है? भू अर्थनीति ने, है ना, यानी जियो पॉलिटिक्स। किसमें कन्वर्ट हो गई है? जियो इकोनॉमिक्स में। मिला जुला के आप कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन एन इकोनॉमिक वर्ल्ड, हम आर्थिक विश्व में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन एन इकोनॉमिक वर्ल्ड, and the first and foremost thing associated to an economic world is to fetch more and more profit, to fetch more and more profit out of trade and commerce related activities. So trade and commerce related activities को बढ़ावा देते हुए हम क्या करेंगे? व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देंगे, इससे क्या होगा? अधिक से अधिक मुनाफा हासिल करेंगे। समझ रहे मेरी बात? अब जरा सोचें, दुनिया की बाजारों का एकीकरण हो गया, तो दुनिया की बाजारों का जब एकीकरण होगा तो आप अपने देश में जो प्रोडक्ट बनाएंगे, आपकी निगाह में घरेलू बाजार होगी कि वैश्विक बाजार? वैश्विक बाजार। यानी हमें अपना प्रोडक्ट कहां ले जाना है? वैश्विक बाजार में। और वैश्विक बाजार में आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद तभी टिक पाएगा जब उसके अंदर गुणवत्ता होगी, जब उसके अंदर क्वालिटी होगी। तो आप क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक संवर्धित करना चाहेंगे, एनरिच करना चाहेंगे, चाहेंगे ना? अब देखिए, आप ये भी सोचेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये वैश्विक मानकों को पूर्ण कर रहा हो। समझ रहे मेरी बात? वैश्विक मानकों को फुलफिल कर रहा हो। तो अब आपकी कोशिश होगी कि दुनिया के अंदर जो वैश्विक आर्थिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है, हम अपने घरेलू परिक्षेत्र में भी उन्हीं आर्थिक नीतियों का अनुसरण करते हुए व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा? हमारे अंदर ग्लोबल माइंडसेट डेवलप होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में वैश्विक मनोवृत्ति का विकास होगा, ग्लोबल माइंडसेट डेवलप होगा। समझ रहे मेरी बात? अब जब ऐसा करेंगे आप, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के दिशा निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। अब पता चला, सपोज ध्यान दीजिएगा इसको, विश्व बाजार में माना कि भारत अपनी भूमिका को अति सक्रिय बनाना चाहता हो, तो बताइए, इसके लिए आपको नहीं लगता कि भारत को वैश्विक आर्थिक दिशा निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा? और वैश्विक आर्थिक दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के द्वारा, जैसे WTO वगैरह। ठीक है, इसके लिए
भारत को आर्थिक नीतियों के सापेक्ष वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के दिशा निर्देशों का बताइए अनुसरण करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अनुसरण करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। वैश्विक आर्थिक संस्थाएं बोले तो वैश्विक आर्थिक संस्थाएं का मतलब हुआ WTO, IMF एंड ऑल एटसेट्रा। ठीक, अब जरा सोचिए, अब ऐसे में संभव है भारत जब अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों का सृजन कर रहा होगा उस समय WTO और IMF के गाइडलाइंस को भी साथ में समायोजित कर रहा होगा। समझे मेरी बात? घरेलू आर्थिक नीतियों के सृजन के दौरान संभव है भारत WTO के दिशा निर्देशों का ध्यान रखे। अब जरा सोचिए, आलोचक क्या कहेंगे? आलोचक कहेंगे कि ये तो भारत अपनी संप्रभुता को नीलाम कर रहा है। आलोचक यही कहेंगे ना कि भारत क्या कर रहा है? अपनी संप्रभुता को नीलाम कर रहा है। भाई, हमारी आर्थिक नीतियों के सृजन के दौरान अगर किसी और के दिशा निर्देश को फॉलो किया जाए, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि जिस संस्था के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है वो संस्था हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। अब जो लोग कहेंगे कि ऐसा करना संप्रभुता के अगेंस्ट है, आपको नहीं लगता कि वे वैसे लोग होंगे जो संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा में यकीन कर रहे होंगे? संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा यानी भौगोलिक संप्रभुता। आज का दौर संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा से काफी आगे निकल चुका है। समझ रहे मेरी बात? आज के दौर में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संप्रभुता की परंपरागत अवधारणा एकदम समाप्त हो गई है, नहीं। आज भी सीमाओं की रक्षा के लिए देश युद्ध तक में चले जाते हैं। पहले तो जाते ही थे, आज भी चले जाते हैं। भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, कौन सा विवाद है? सीमा विवाद। मूल रूप से सीमा विवाद ही है। भारत और चीन के बीच जो विवाद है, मूल रूप से कैसा विवाद है? सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। तो भौगोलिक संप्रभुता आज भी प्रासंगिक है। हम भारी भरकम सेना फौज क्यों रखते हैं? भौगोलिक संप्रभुता के ही रक्षार्थ। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में भौगोलिक संप्रभुता के साथ साथ एक साझी संप्रभुता का भी क्षेत्र विकसित हुआ है। साझी संप्रभुता, द जोन ऑफ ज्वाइंट सोवरेंटी, द जोन ऑफ कॉमन सोवरेंटी, साझी संप्रभुता का क्षेत्र। और ये जो साझी संप्रभुता का क्षेत्र विकसित हुआ है, यह भूमंडलीकरण के कारकों की वजह से विकसित हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आतंकवाद, वैश्विक तापन, ये जो मुद्दे हैं, वैश्विक शांति का मुद्दा, ये सारे के सारे मुद्दे बताइए किसी एक देश या कुछ देशों से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं? पूरी दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहने का मतलब कि विश्व के अंदर आज कई सारी ऐसी चुनौतियों का प्रादुर्भाव हुआ है जिन चुनौतियों का संबंध किसी एक देश या किसी क्षेत्र विशेष के देशों तक सीमित नहीं है। अब मान लीजिए आतंकवाद को लेकर कोई देश कहे कि हम अपनी गाइडलाइन फॉलो करेंगे, दूसरा कहे कि हम अपनी गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तीसरा कहे कि हम अपनी गाइडलाइन फॉलो करेंगे। बताइए, आतंकवाद से पार पा सकेंगे? नहीं।
आतंकवाद जैसी समस्या को निपटाने के लिए पूरी वैश्विक बिरादरी को एक मंच पर इकट्ठा होना होगा, एक साथ मिलकर ज्वाइंट गाइडलाइंस जारी करने होंगे, और जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं वही गाइडलाइंस दुनिया के सारे देशों को फॉलो करने होंगे। अब कोई देश कहे कि भाई ये गाइडलाइन तो दुनिया वालों के द्वारा सेट की गई है, हम अपने यहां क्यों फॉलो करें? अपने यहां फॉलो करेंगे तो ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ जाएगा। इसका मतलब कि जो कह रहा है कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ जाएगा, उसकी जेहन में संप्रभुता का मतलब परंपरागत संप्रभुता है। दुनिया उससे काफी आगे निकल चुकी है। हमें परंपरागत संप्रभुता को स्वीकार करते हुए, संप्रभुता के शास्त्रीय स्वरूप को स्वीकार करते हुए, भौगोलिक संप्रभुता की अवधारणा को स्वीकार करते हुए भी साझी संप्रभुता के क्षेत्र को खारिज नहीं करना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि परंपरागत संप्रभुता के साथ साथ उसके बगल में ही एक साझी संप्रभुता का क्षेत्र भी विकसित हो गया है, और साझी संप्रभुता के क्षेत्र में देश अपनी स्वयं की यानी घरेलू दिशा निर्देशों के अनुसरण तक अपने आप को सीमित नहीं रख सकता, उसे वैश्विक संस्थाओं के दिशा निर्देशों का अनुसरण करना पड़ेगा। और अगर वो देश वैश्विक संस्थाओं के दिशा निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तो वो अपनी संप्रभुता को नीलाम नहीं कर रहा है, बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है। जो यह प्रयास नहीं करेगा विश्व व्यवस्था में पीछे छूट जाएगा और परंपरागत संप्रभुता का ढोल बजाते रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो अगर कोई कहता है कि संप्रभुता के मार्ग में कौन सी चुनौतियां हैं, तो समझ लीजिए कि यहां पर संप्रभुता का संबंध किससे है? परंपरागत संप्रभुता। और जिसे चुनौतियां करार दिया जाता है आमतौर पे उसके पक्ष में बोलने वाले, ये तो आलोचक कहेंगे ना कि चुनौतियां हैं। आलोचक तो यही कहेंगे कि भारत अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों का जब सृजन करता है तो WTO और IMF के गाइडलाइंस को शामिल करता है उसमें। ये तो संप्रभुता का हनन हुआ भाई, अब भारत संप्रभु नहीं रहा। एक आलोचक के तौर पे मैं कह सकता हूं, लेकिन समर्थक के तौर पे आप मेरी आलोचना को खारिज करेंगे ये कहते हुए कि आप जिसकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी नजर में संप्रभुता का मतलब संप्रभुता का पुराना रूप परंपरागत संप्रभुता, जबकि वर्तमान विश्व में संप्रभुता अपने परंपरागत स्वरूप से काफी आगे निकल चुकी है। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन लिखवाया हूं, संप्रभुता के समक्ष चुनौतियां, जरा देखिए तो। एक क्वेश्चन था ना ये, जरा बोलिए क्या था? हां, वर्तमान विश्व में राष्ट्र राज्यों के समक्ष व्याप्त चुनौतियों का, हाँ मतलब वर्तमान विश्व में राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के राह में जो चुनौतियां हैं उनकी व्याख्या करें। आसानी से कर ले जाएंगे आप। हाँ। अब देख रहे हैं ये राज्य के सिद्धांत से टॉपिक नहीं है, ये सीधे सीधे राज्य टॉपिक से सवाल है। अब हेडिंग डालिए उदारवादी राज्य सिद्धांत। अब हम सिलेबस के पहले एंट्री में, मतलब यूनिट 2 के सिलेबस के अंदर अब पहली प्रविष्टि को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी बड़ी इत्मीनान से सब लोग लेक्चर सुन रहे थे, किसी का मैं मैसेज नहीं देखा, ये अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो समझाया हूं ये लिखना जरूरी है? लिख ले जाएंगे ना? ऑनलाइन वाले सब कह रहे हैं कि लिखवा दीजिए। सबका कहना है लिखवा दी, बस आप लोग नहीं कह रहे हैं। ऐसा करिए लिख लीजिए। हाँ, क्योंकि क्या पता दिमाग से उतर जाए। कोई नहीं, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, श्वेता बता रही है कि 10वां क्वेश्चन है। चलिए समझ तो गए हैं ना शिवानी, कासिम? चलो लिखवा देता हूं कासिम, लिखवा देता हूं, डोंट वरी, लिख लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? वर्तमान विश्व में राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का बदलता स्वरूप। हाँ, वर्तमान विश्व में, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए वर्तमान विश्व में राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का बदलता स्वरूप।
वर्तमान विश्व में राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का बदलता स्वरूप। नाउ टेक डाउन प्लीज। हाँ ठीक है राजन, अब लिख लीजिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है, लिख लेंगे तो आगे दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए आसानी होगी। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में, रजनीश लिखिए, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में जहां एक तरफ 1990 के दशक में जहां एक तरफ 1990 के दशक में जहां एक तरफ दुनिया भर में मानवाधिकार की संकल्पना का, दुनिया भर में मानवाधिकार की संकल्पना का तेजी से प्रसार हुआ, तेजी से प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ भूमंडलीकरण के प्रादुर्भाव से, भूमंडलीकरण के प्रादुर्भाव से वहीं दूसरी तरफ भूमंडलीकरण के प्रादुर्भाव से या आविर्भाव से, सीधे लिख लो, भूमंडलीकरण के कारण, वहीं दूसरी तरफ भूमंडलीकरण की वजह से दुनिया का तीव्र गति से एकीकरण भी हुआ, दुनिया का तीव्र गति से एकीकरण भी हुआ। यह एकीकरण प्रथमेव मतलब सबसे पहले, यह एकीकरण प्रथमेव आर्थिक एकीकरण के रूप में पहचाना गया, यह एकीकरण प्रथमेव आर्थिक एकीकरण के रूप में पहचाना गया। तदनुपरांत यानी उसके पश्चात दुनिया की संस्कृतियों के एकीकरण के साथ साथ, दुनिया की संस्कृतियों के एकीकरण के साथ साथ दुनिया की चुनौतियों का भी तीव्र गति से एकीकरण हुआ। सामान्य अर्थों में यह कहा जा सकता है, सामान्य अर्थों में यह कहा जा सकता है, सामान्य अर्थों में यह कहा जा सकता है कि विश्व नागरिकता की चेतना का, चेतना मतलब अवेयरनेस, विश्व नागरिकता की चेतना का जहां एक तरफ, विश्व नागरिकता की चेतना का जहां एक तरफ तीव्र गति से प्रसार हुआ, विश्व नागरिकता की चेतना का जहां एक तरफ तीव्र गति से प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ, फिर से सुन लीजिए, विश्व नागरिकता की चेतना का जहां एक तरफ तीव्र गति से प्रसार हुआ, वहीं दूसरी तरफ
दुनिया के देशों के मध्य दुनिया के देशों के मध्य परस्पर निर्भरता भी बढ़ी। दुनिया के देशों के मध्य परस्पर निर्भरता दुनिया के देशों के मध्य परस्पर निर्भरता बढ़ी। यानी दुनिया के देशों के मध्य परस्पर निर्भरता को बढ़ावा मिला। ठीक है। इस परस्पर निर्भर विश्व में इस परस्पर निर्भर विश्व में इस परस्पर निर्भर विश्व में युद्ध की संभावना घटी तथा सहयोग के आसार मतलब संभावना। इस परस्पर निर्भर विश्व में युद्ध की संभावना घटी तथा सहयोग के आसार बढ़े। इस परस्पर निर्भर विश्व में युद्ध की संभावना घटी तथा सहयोग के आसार बढ़े। भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में भू राजनीति भू अर्थनीति में तब्दील हो चुकी है। भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में भू राजनीति भू अर्थनीति में तब्दील हो चुकी है, जहां दुनिया के देश जहां दुनिया के देश परस्पर सहयोग से परस्पर मिलजुल कर जहां दुनिया के देश परस्पर मेल मिलाप के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ नौ संभावित चुनौतियां जैसे यहां तक कि कुछ नौ संभावित चुनौतियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण इत्यादि के समाधान हेतु साझे दिशा निर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। साझे दिशा निर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। साझे दिशा निर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भारत अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों के सृजन के दौरान
विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों का, विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों का तत्परता के साथ अनुसरण करता है, तत्परता के साथ अनुसरण करता है। ध्यातव्य है आलोचक, ध्यातव्य है आलोचक इसे, ध्यातव्य है आलोचक इसे भारतीय संप्रभुता के, भारतीय संप्रभुता के हनन के रूप में देखते हैं, भारतीय संप्रभुता के हनन के रूप में देखते हैं। किंतु किंतु आलोचना का यह आधार बेबुनियाद है, आलोचना का यह आधार बेबुनियाद है, आलोचना का यह आधार बेबुनियाद है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, अगला वाक्य लिखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परस्पर निर्भर विश्व में, परस्पर निर्भर विश्व में, परस्पर निर्भर विश्व में साझे सरोकार के मुद्दों ने, सरोकार समझ रहे, हित, साझे सरोकार के मुद्दों ने, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परस्पर निर्भर विश्व में साझे सरोकार के मुद्दों ने, साझे सरोकार के मुद्दों ने साझी संप्रभुता के क्षेत्र का सृजन किया है, साझी संप्रभुता के क्षेत्र का सृजन किया है। साझी संप्रभुता के क्षेत्र का सृजन किया है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में मुख्य धारा का, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में मुख्य धारा का हिस्सा, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में मुख्य धारा का हिस्सा बने रहने के लिए, बने रहने के लिए दुनिया के देशों के लिए यह आवश्यक हो जाता है, दुनिया के देशों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे, दुनिया के देशों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे परंपरागत संप्रभुता के साथ साथ, वे परंपरागत संप्रभुता के साथ साथ साझी संप्रभुता की अवधारणा को भी स्वीकारोक्ति प्रदान करें, साझी संप्रभुता की अवधारणा को ही, साझी संप्रभुता की अवधारणा को भी स्वीकृति या स्वीकारोक्ति प्रदान करें। यानी परंपरागत संप्रभुता के साथ साथ साझी संप्रभुता की अवधारणा को भी स्वीकारोक्ति प्रदान करें। क्लियर है? नोट, NOTE, नोट। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कोई देश किसी संस्था का हिस्सा बनेगा, किसी संस्था की सदस्यता धारण करेगा अथवा परित्याग करेगा, कोई देश किसी संस्था की सदस्यता या संगठन की सदस्यता धारण करेगा अथवा परित्याग करेगा, यह उस देश की इच्छा पर निर्भर करेगा। फिर से सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कोई देश किसी संस्था अथवा संगठन की
सदस्यता धारण करेगा अथवा परित्याग करेगा, यह पूर्ण रूपेण उस देश की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यह पूर्ण रूपेण उस देश की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए भारत पे आरोप लगाया जाता है कि WTO के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? भारत ने स्वेच्छा से गैट के दिनों से ही WTO की सदस्यता ले रखी है। समझ रहे मेरी बात? चाहे तो स्वेच्छा से सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दिशा निर्देशों का अनुपालन यह संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि हम अनुपालन किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी परंपरागत संप्रभुता के बगल में ही साझी संप्रभुता का एक क्षेत्र विकसित हो गया है, और अगर हम साझी संप्रभुता का परित्याग कर दिए तो विश्व व्यवस्था में अप्रासंगिक हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स KGS यूजर लिख रहे हैं, सर लिखवा भी दीजिए। लिखवा तो दिए। अब आसानी से जब भी रिवाइज करेंगे ये पूरा लेक्चर आपको याद आ जाएगा। हाँ, डन, गुड। तौसीफ बता रहे हैं लिख लिए। अब धीरे धीरे आप लोगों की स्पीड बढ़ रही होगी लिखने की। हाँ हाँ, नेहा ने भी लिख लिया, गुड, सबने लिख लिया होगा। और अगर मान लीजिए कहीं छूट जाए तो वहां टिक आउट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, बाद में अपडेट कर लीजिए। रानी, रामचंद्र, सलाम, सब लोगों ने लिख लिया। नीलाक्षी, अब यूनिट में एंट्री ले लें। सरोकार का मतलब हित है ना, हमें अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने सरोकार का ध्यान रखना चाहिए। कंसर्न्स, इंटरेस्ट है ना, ये सरोकार का मतलब है। दिशा करिए कि लिख तो ले, लेकिन हाथ दुख जाता है, कोई बात नहीं। एक्चुअली तुषार यूनिट 2 ही चल रहा है अभी। यूनिट 2 की मैं बैकग्राउंड आपको पढ़ाया है ना। राज्य का सिद्धांत पढ़ने से पहले राज्य के बारे में तो जानना होगा, और राज्य एक कानूनी संकल्पना है, और यह कानूनी संकल्पना कैसे आती है मुकेश? संप्रभुता से आती है। इसलिए संप्रभुता पे यहां क्वेश्चन बना है। हाँ, मुकेश करें, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एकदम हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। हिंदी के टेक्निकल वर्ड का मतलब बता दीजिए, आप पूछ लिया करिए। वीटो, वीटो का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से ऑनगोइंग प्रक्रिया में विलंबन पैदा किया जा सके या गतिरोध पैदा किया जा सके। नहीं नहीं, जहां पॉइंट में लिखने लायक उत्तर हो वहां लिख सकते हैं। प्रासंगिक, हाँ, प्रासंगिक का मतलब यह हुआ कि क्या अभी भी उसका महत्व है। सामान्य भाषा में प्रासंगिक का मतलब होता है महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस। ये रिलीवेंस, इंपॉर्टेंस, ये एक जैसे पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि गांधी जी कहते थे कि शहरीकरण का विरोध करो, शहरीकरण मत करो, शहरीकरण से दूरी बनाओ, ग्रामीण विकास को वरीयता दो, गांधी जी कहते थे। अब बताइए, गांधी जी के द्वारा शहरीकरण का विरोध करना क्या प्रासंगिक है? पता है, थोड़ा मोड़ा कुछ मामलों में तो है प्रासंगिक। जैसे कोरोना काल में जब शहर से मजदूर गांव की तरफ जाने लगे थे तो उनकी कैसी दुर्दशा हो रही थी। अब उनको देखते ही गांधी जी याद आ जाते थे कि नहीं? कि गांधी जी ठीक ही कहते थे, शहरीकरण से बच के रहो। ऊंची ऊंची अटालिकाएं देखते हैं तो लगता है कि गांधी जी ठीक नहीं कहते थे, उन्हें शहरीकरण का विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं और वहां लोगों को बदहाल जीवन जीते हुए देखते हैं, तब कहते हैं नहीं नहीं, गांधी जी ने ठीक ही कहा था।
इसका मतलब कि शहरीकरण को लेकर गांधी जी के विचार हैं, उनका महत्व, उसकी अहमियत आज भी किसी न किसी रूप में बरकरार है। इसी को रिलेवेंस कहते हैं, प्रासंगिकता कहते हैं। अच्छा, कुछ शब्दों को लिखते समय रुक जाते हैं, काशिम करें। ध्यातव्य ऐसे लिखते हैं, ध्यातव्य, इसका मतलब ध्यान देने योग्य। ज्ञातव्य, जानने योग्य। ठीक है। रफीक, नीलाक्षी, नीलाक्षी कहती है कि दिमाग में सब रहता है लेकिन आंसर में नहीं लिख पाते हैं। अभी बहुत आंसर के पीछे मत पड़िए, अभी चीजों को समझिए, कंसेप्ट डेवलप करिए, इंफॉर्मेशन गेन करिए। ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है ना। बस प्रक्रिया का अनुसरण करते चलिए, एक वक्त आएगा जब आप खूब अच्छा लिखेंगे। कोई बात नहीं, ज्ञातव्य की जगह अगर ज्ञातव्य भी लिख दिए तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, हाँ, परमानेंट परमानेंट सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, हाँ, उनके पास वीटो है। नहीं नहीं, वो बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र का झंडा बरदार बनती है और उसके अंदर जो सबसे पावरफुल बॉडी है यूएनएससी, वो हर कदम पे लोकतंत्र का गला घोटती है। चार अगर सहमत है कि हाँ इनको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दे दिया जाए, लेकिन उसमें किसी एक ने कहा कि ना हम सहमत नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगी। ये हुआ वीटो। नहीं, अभी तो बस विश्व व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ ठीक है, हमने पढ़ो हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, हमने चीन को सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र में सपोर्ट किया है, उसे अस्थायी सदस्यता दिलाने तक का अभियान नेहरू जी ने चलाया था। हम्म। नहीं नहीं, फाइनली वो कंसेंसस बन गया था। अगर उसमें एक भी वीटो कर देता तो नहीं हो पाती। वीटो का सीधा मतलब है कि मैं सहमत नहीं हूं। वीटो का मतलब जहां निर्णय या तो सर्वसम्मति से होगा या फिर नहीं होगा। सीधी भाषा में समझ लीजिए, यूएनएससी के P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, वहां पर वीटो का मतलब यही है कि सर्वसम्मति नहीं है। किसी एक ने भी वीटो कर दिया और चार ने सहमति दर्शा दी, तो निर्णय किसका होगा? जिसने असहमति दर्शाई है। ये एकदम लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है कन्हैयालाल, वीटो पावर आमतौर पे घरेलू राजनीति में देश के जो संवैधानिक ओहदाधारी होते हैं, है ना, संवैधानिक पदधारी, जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, राज्य के स्तर पर राज्यपाल, इनके पास ये शक्तियां होती है ना। ये अरे बहुत विस्तार से पढ़ना है सब, है ना। ये तो यहां पर केवल इसलिए ये चीजें बता दिया ताकि इस यूनिट पे घुमा फिरा के भी सवाल पूछे तो आपको कोई असुविधा नहीं हो। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैं राज्य का सारा सिद्धांत पढ़ा देता और संप्रभुता के समक्ष चुनौतियां पूछ देता, तो आप क्या कहते कि सर ने राज्य का सिद्धांत तो पढ़ा दिया लेकिन संप्रभुता पे सवाल आया है, नहीं बन पाया, है ना। क्योंकि देखिए यहां पर हम जो भी पढ़ रहे हैं, निसंदेह पढ़ने का उद्देश्य ज्ञानार्जन तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा प्राथमिकता हमें देनी है परीक्षा में आने वाली बाधाओं को बाधित करने की कला सीख जाएं। यानी हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने सिलेबस में, उसका प्रथमेव उद्देश्य है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, है ना। समाजवादी, ये सब पढ़ना है आगे।
ये सब पढ़ना। तो चलें अब टॉपिक पे आ जाएं। हेडिंग डालिए उदारवादी राज्य सिद्धांत। देखो जी, मेरी कोशिश है कि जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो उस दिन नोटबुक वगैरह की तरफ झांकने की जरूरत ना पड़े। आप घूम घूम के केवल टेस्ट पेपर लिखें, PSIR पेपर 1 पेपर 2। मौका मिले तो हर संडे को ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए कि हर संडे को दोनों पेपर हो जाए, पेपर 1 पेपर 2। 6 घंटा आपने लिखा है ना। मतलब दिसंबर के बाद अगर करना चाहें तो केवल प्रैक्टिस। रिवीजन चल रहा है कि नहीं आप लोगों का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और जो पैटर्न बताया था उस पैटर्न पे रिवीजन कर रहे हैं या अपना पैटर्न अपनाने लगे? ये कौन सा लेक्चर है? छठा लेक्चर है? 7वां? 8 लेक्चर हो गया। अच्छा 8 लेक्चर। आप जरा सोचिए, मैं आपको बताया था ना, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां लेक्चर। आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको क्या करना था? पहले लेक्चर से लेकर 7वें लेक्चर तक रिवाइज करना था। 7वां लेक्चर एक बार रिवीजन होता, छठा 2 बार, 5वां 3 बार, चौथा 4 बार, तीसरा 5 बार, दूसरा 6 बार और पहला। बताइए, अगर इस पैटर्न को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, आपको नहीं लगता कि कम से कम 4 लेक्चर तो बिल्कुल टिप्स पे आ गया होगा? अच्छा, रिवीजन करने में भी ऐसा नहीं कि समय का बहुत बड़ा गैप होता है ना। तो इसी तरह से करना है सलाम कुशमेश। रिवीजन इसी पैटर्न पे आप करिए ताकि दिसंबर के बाद बिल्कुल जंगल के राजा की तरह भ्रमण करिए, कोई टेंशन नहीं। एक समय आएगा कि आपकी नोटबुक में जो चीजें आपने लिखी है वो आपकी आंखें उसे स्कैन कर लेगी, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन के ये फायदे होते हैं। और अगर साथ में रिवीजन करते जा रहे हैं तो समझ लीजिए, पढ़ने समझने के साथ रिवीजन, प्रिपरेशन के नाम पे 2/3 काम आप कर रहे हैं, 1/3 रह जाएगा राइटिंग। समझ रहे? सोचिए 20 से 25 मिनट अभी रिवीजन में लग रहा है। तय मानिए जिस दिन 100वां लेक्चर लूंगा उस दिन भी जब रिवीजन करके आप आएंगे तो ये 20 से 25 मिनट 55 से 60 मिनट में कन्वर्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। यानी एक ऐसा वक्त आएगा जब आप मेंस लिखने जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो तय मानिए ऑप्शनल का जो पहला पेपर होगा, पेपर देने से पहले 1 घंटे में आप फटाफट सब रिवाइज कर चुके होंगे, पार्क में बैठे बैठे या सेंटर पे बैठे बैठे। और जब बीच में जो गैप होता है उस गैप के दौरान दूसरा पेपर एक बार आप रिवाइज कर डालेंगे, है ना। हाँ, और अगर रिवीजन नहीं किए तो आप मान के चलिए 5वीं 6ठी यूनिट में पहुंचते पहुंचते पहली दूसरी यूनिट का नाम क्या था आप भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, देखिए संस्कृति का मतलब होता है, कल्चर का मतलब होता है रहन सहन। सामान्य भाषा में समझ लीजिए। आप जैसे मान लीजिए आपका व्यापार व्यवसाय, सपोज, छोड़िए ना दूसरे देशों का, भारत में इतनी संस्कृतियां हैं। अब पता चला कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आपकी कोई व्यापारिक यूनिट है, आपने उसकी एक शाखा त्रिवेंद्रम में खोल दी, केरल में या तमिलनाडु में खोल दी। अब वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है फूडिंग हैबिट बदल चुकी होगी। और पता चला कि महीनों महीनों वहां रहना पड़ रहा है व्यापार व्यवसाय के नाम पर, तो वहां का खान पान, अब वहीं वहीं के लोगों से परिचय भी हो जाएगा। फिर शादी विवाह में या सामाजिक समारोह में आपको निमंत्रण भी मिलने लगेगा, आपको बुलावा मिलने लगेगा, आप जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो बताइए वहां का जो कल्चरल डायमेंशन है उससे आप प्रभावित होंगे कि नहीं? कुछ चीजें आप अपनाने भी लगेंगे। अब उन लोगों के साथ रह रहे हैं तो जो वहां का ड्रेस होता है आमतौर पे वो लुंगी टाइप, कभी कभी आपको भी इच्छा करेगी कि हम भी पहन लें। तो बताइए पहनावे ओढ़ावे में थोड़ा बदलाव हुआ कि नहीं? तो संस्कृति को एडॉप्ट कर लिए, टीका लगाना उसी स्टाइल में,
वहीं का है ना, तो इसी को तो कहते हैं संस्कृति, सांस्कृतिक एकीकरण। हाँ, चलो। उदारवादी राज्य सिद्धांत। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। पुट डाउन द हेडिंग, नेहा, श्वेता, दिशा। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। देखो जी, एक ऐसी स्टेट थ्योरी, एक ऐसी स्टेट थ्योरी जो उदारवादी सिद्धांतों का अनुसरण करे, जो उदारवादी विचारधारा की बुनियाद पर स्थापित हो, उसे हम कैसा सिद्धांत, कैसा राज्य कहेंगे? उदारवादी राज्य, है ना। उदारवादी मान्यताओं का अनुसरण करने वाला राज्य कैसा राज्य कहलाएगा? उदारवादी राज्य, है ना। अब जरा सोच देखिए, उदारवादी मान्यताओं का अनुसरण करने वाला राज्य, जब हम इस राज्य के बारे में व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? उदारवादी राज्य सिद्धांत। मेरी बात समझ में आई? फिर से समझिए, फिर से समझिए। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, उस देश की शासनिक प्रणाली किन मान्यताओं का अनुसरण करती है? उदारवादी मान्यताओं का अनुसरण करती है। तो उदारवादी मान्यताओं का अनुसरण करने वाली जो शासनिक व्यवस्था है, जो राज्य है, उसके प्रबंधन से जुड़े मामलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उदारवादी राज्य सिद्धांत। उदारवादी राज्य सिद्धांत। राज्य सिद्धांत भी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी ही तो है। स्टेट की पॉलिटिकल थ्योरी है, स्टेट की पॉलिटिकल थ्योरी। अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर उदारवादी मान्यताएं हैं और उदारवादी मान्यताओं से युक्त राज्य के शासनिक प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़े मामलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उदारवादी राज्य सिद्धांत। उदारवादी राज्य सिद्धांत। अब ऑब्वियस सी बात है, राजन कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी बताया करिए। फॉर दिस यू नीड टू ज्वाइन इंग्लिश मीडियम बैच। मिस्टर राजन, अभी इंग्लिश मीडियम बैच नहीं आया है ना। हिंदी मीडियम में तो हिंदी में ही बताएंगे। हाँ, अगर इंग्लिश मीडियम बैच में ऐसे ही कोई जिद करता कि सर हिंदी में भी बताया करिए, तो उसे भी मैं यही सलाह देता कि आपको हिंदी माध्यम बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना। उदारवादी मान्यताओं का मतलब क्या होता है? लिबरल नॉर्म्स, अभी बताऊंगा ना आपको। अभी तो सामान्य रूप से मैं ये कह रहा हूं, अभी आपको उदारवादी मान्यताओं से परिचित नहीं कराया हूं, अभी बस हेडिंग बता रहा हूं कि एक ऐसी शासनिक व्यवस्था जो लिबरल नॉर्म्स को फॉलो करती है, उस शासनिक व्यवस्था से जुड़े व्यवस्थित अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? उदारवादी राज्य सिद्धांत। सिद्धांत। आप सिद्धांत को कोई न्यूट्रल
एंटिटी मानकर मत चलिए। सिद्धांत का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? सिस्टमेटिक स्टडी, व्यवस्थित अध्ययन। तो जहां भी सिद्धांत शब्द लिखा हो, समझ जाइएगा कि व्यवस्थित अध्ययन है उसका मतलब। तो उदारवादी राज्य सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा राज्य जो उदारवादी मान्यताओं का अनुसरण करता हो, उस राज्य के शासनिक प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़े मामले का व्यवस्थित अध्ययन। समझ रहे मेरी बात? स्टेट थ्योरी मतलब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी ही है। पहली यूनिट में तो पॉलिटिकल थ्योरी का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब आप अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना शुरू किए हैं, है ना? जैसे पहले स्टेट की पॉलिटिकल थ्योरी, फिर आप पढ़ेंगे इक्वालिटी की, समानता का राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता का राजनीतिक सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे। न्याय का राजनीतिक सिद्धांत, शक्ति प्राधान्य तथा विचारधारा से जुड़ा हुआ राजनीतिक सिद्धांत, तब जाकर राजनीतिक सिद्धांत समाप्त होगा। आपके सिलेबस में पार्ट ए में यूनिट 1 टू यूनिट 7 किससे संबंधित है? पॉलिटिकल थ्योरी। 8वीं यूनिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट पॉलिटिकल थॉट। 9वीं यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है और 10वीं यूनिट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जिस दिन, अभी जिस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चल रहे हैं और जिस टेम्परामेंट के साथ आपका रिवीजन वगैरह जारी है, तय मानिए जिस दिन पार्ट ए समाप्त होगा, पहले पेपर पे आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। फिर पार्ट बी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने प्रिंसिपल हासिल कर लिया है, अब बस इंटरेस्ट हासिल कर रहे हैं। समझ रहे? मूलधन प्राप्त हो चुका, अब केवल ब्याज वसूल रहे हैं पार्ट बी में। और फिर जब पेपर 2 में स्विच करेंगे, और चूंकि पेपर 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट ए पढ़ चुके होंगे, तो पेपर 2 का पार्ट ए भी आपको बेहद आसान लगेगा। तो मेन आपको सबसे ज्यादा फोकस्ड होकर पार्ट ए पढ़ना है, पेपर 1 पार्ट ए। उदारवादी का स्पष्ट मतलब क्या होता है? देखो जी, ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका एक शब्द में मतलब नहीं निकलता। इनके मतलब को समझने के लिए हमें इनकी विशेषताओं का जायजा लेना पड़ता है। तो अब आप हेडिंग डालिए, उदारवादी राज्य की मूल मान्यताएं। उदारवादी राज्य की मूल मान्यताएं। यहां मान्यताएं का मतलब क्या है? विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं के माध्यम से आप जान जाएंगे कि उदारवादी राज्य कैसा होता है ना? चलिए, तो पहली विशेषता का जिक्र करते हैं। अभी 10 मिनट का समय है ना? पहली विशेषता, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आवश्यकता से कहीं अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। अगर इतने विस्तार में हम ना भी जाएं तो भी परीक्षा की सेहत नहीं बिगड़ सकती, परीक्षा के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब डिस्कशन हो ही रहा है तो ठीक ठाक लेवल पे हो। हाँ हाँ, बस ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि पार्ट ए के बाद, पार्ट ए तक तो आपको आराम आराम से ले चलूंगा 2-2 घंटे। पार्ट ए के बाद मैं ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। हो सकता है ये 2 घंटे की क्लास आपकी 3 घंटे की हो जाए, बट अभी नहीं, उसके लिए समय लगेगा। समय इन ए सेंस कि लगभग महीना भर बाद, मतलब जब 60 लेक्चर हो चुका रहेगा उसके बाद थोड़ी चूड़ी टाइट करूंगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर 3 क्या 4 घंटे भी आप बैठ जाएंगे, मुझे मालूम है। देखो जी, उदारवादी राज्य सिद्धांत के तहत राज्य को मानव निर्मित
संस्था माना जाता है। राज्य को मानव निर्मित संस्था, तौसीफ, दिशा, मानव निर्मित संस्था। कहने का मतलब कि राज्य जो है यह दैवीय अथवा प्राकृतिक उत्पत्ति का परिणाम नहीं है। राज्य प्रकृति की देन नहीं है, राज्य ईश्वर की देन नहीं है, राज्य देवी देवताओं की देन नहीं है। राज्य मानव निर्मित संस्था है, इसे मनुष्यों ने बनाया है। राज्य मूलतः मानव निर्मित संस्था है। अब सवाल यह उठता है कि मानव किसी चीज का निर्माण क्यों करता है? अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। तो यहां तर्क भी दिया गया कि राज्य मनुष्यों के द्वारा क्यों निर्मित किया गया। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्यों ने अपनी सहूलियत के लिए, सहूलियत समझ रहे हैं, सुख सुविधा, अपनी सहूलियत के लिए राज्य नामक संस्था का सृजन किया। मनुष्यों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए राज्य नामक संस्था का सृजन किया। और ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार मनुष्य अलग अलग यंत्रों का, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेते हुए अपने जीवन को सुगम बनाता है, अपने जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को बाधित करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए राज्य भी एक यंत्र है, जिसका निर्माण, जिसका इजाद मनुष्यों ने क्यों किया? अपने जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को बाधित करने के लिए। इसी को बोला गया राज्य की यंत्रवादी अवधारणा। क्या बोला गया इसे? राज्य की यंत्रवादी अवधारणा। राज्य की यंत्रवादी अवधारणा, यानी जिस प्रकार मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग यंत्रों का इजाद किया है, उन्हीं अलग अलग यंत्रों में से एक यंत्र राज्य भी है। यानी मनुष्यों ने राज्य का सृजन क्यों किया? अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। इसे ही क्या बोला गया? राज्य की यंत्रवादी अवधारणा। अब बताइए, यहां राज्य महत्वपूर्ण है कि मनुष्य महत्वपूर्ण है? बनाने वाला महत्वपूर्ण है कि उत्पाद महत्वपूर्ण है? बनाने वाला। तो ये उदारवादी राज्य सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें राज्य को साधन तथा व्यक्ति को क्या माना जाता है? साध्य। साधन को अंग्रेजी में मीन्स कहते हैं, साध्य को एंड कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में गोल कहते हैं, लक्ष्य। लक्ष्य। तो उदारवादी राज्य सिद्धांत के तहत राज्य के महत्व को घटाकर प्रस्तुत किया गया है और इंसान यानी व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाकर। देखिए, राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति के लिए राज्य है। अब जरा सोचिए, अगर व्यक्तियों के हित की बात आए तो आपको नहीं लगता कि राज्य की संप्रभुता, राज्य की परंपरागत संप्रभुता या राज्य की संप्रभुता से जुड़े मामलों के साथ भी हम खिलवाड़ कर सकते हैं? सीधी सी बात है। मामला किसका है? साध्य का। भाई राज्य क्या है? महज एक साधन है। तो यहां राज्य का महिमा मंडल नहीं किया गया है, राज्य को एक महत्वहीन संस्था के रूप में दर्शाया गया है। राज्य व्यक्तियों के सुखों की प्राप्ति के मार्ग में महज एक माध्यम है, माध्यम, सब कुछ नहीं है।
मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए तमाम माध्यमों का सहारा लेता है, उसी में से एक माध्यम राज्य है। समझ मेरी बात? तो राज्य साधन है, साध्य कौन है? व्यक्ति। और जैसे ही राज्य साधन बन गया, यहीं पर राज्य की यंत्रवादी अवधारणा प्रमाणित हो गई कि भाई यंत्रों का इजाद किया जाता है। ये बताइए, कोई यंत्र बनाता है कि मनुष्य यंत्र बनाता है? मनुष्य। क्या यंत्र मनुष्य बनाता है? नहीं, मनुष्य यंत्र बनाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि मनुष्य ने राज्य को बनाया, लिहाजा राज्य क्या है? यंत्र है। और मनुष्य ने राज्य रूपी यंत्र क्यों बनाया? अपने हितों को साधने के लिए, अपने हितों को संपुष्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो यहां देखिए, कई विचारधाराओं में राज्य को बेहद महत्वपूर्ण संस्था माना गया है, लेकिन उदारवाद राज्य को महत्वपूर्ण संस्था नहीं मानता, राज्य को महज एक यंत्र मानता है, एक ऐसा यंत्र जो मनुष्यों की सुविधाओं के मार्ग में सहायक हो सकता है। दैट्स इट। इसी को कहा गया राज्य की यंत्रवादी अवधारणा। तो उदारवादी राज्य की हमने आज आपको पहली विशेषता बताई। टॉपिक थोड़ा लंबा है, कल हम लोग इसे पूरा कर लेंगे। अभी लगभग 2 घंटे का लेक्चर इस पर जाएगा, उदारवादी राज्य सिद्धांत पे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो भी फेसेट्स पढ़ाए गए आप सभी उसे बखूबी समझ पाए होंगे। कल की क्लास में आने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।